गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज भी हम टॉपिक करेंगे पॉलिटी का। जैसे आप देख पा रहे हो, शुरू से ही करते हैं सारा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर कोई आपसे पूछ ले डेफिनेशन देनी हो तो ये होता है किसी भी देश का फंडामेंटल लॉ, जिसके बेस के ऊपर और जितने भी बाकी लॉज हैं उनको डिराइव्ड किया जाता है। या आप कह सकते हो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर किसके बेस के ऊपर चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर उस देश का, यानी कि उसकी वहाँ की सरकार और वहाँ की जो गवर्नेंस है वो सारी उसके ऊपर ही बेस्ड होगी। अब आपको दिमाग में आएगा भी कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट शुरू कहाँ से हुआ। तो शुरू बेसिकली हुआ यूके से। यूके के पास अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक चीज़ आपको समझ आएगी कि जितनी भी रेवोल्यूशंस वगैरह हुई हैं 15th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी तक, आप कह सकते हो मोस्टली सारे यूरोप में कंसंट्रेटेड है। वहाँ से आप कह सकते हो रिनाइंस या जागृति जो पैदा हुई, फिर वो दुनिया के अलग अलग देशों में गई। तो यूके को मदरलैंड कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ से सारी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है, यानी कि पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा। फिर उसके बाद यूएसए तक ये चीज़ें पहुँची। यूएसए में आप कह सकते हो कि इन्होंने जब अपनी आज़ादी वगैरह ली तो इन्होंने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चुना कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित में लिखेंगे। क्योंकि दुनिया में अगर आप देखोगे तो दो देशों की आपस में बड़ी लड़ाई रही है वर्ल्ड हिस्ट्री में। अगर आप देखोगे पहले वाले टाइम में, वो है, एक है यूके वाले, जिनको हम अंग्रेज भी कह लेते हैं या ब्रिटिश भी कह लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम लंदन, क्वीन, ठीक है। और दूसरे हैं फ्रेंच, जिसका भी जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इनकी आपस में बड़ा युद्ध वगैरह रहा है। तो यूएसए में भी ब्रिटिश थे, लेकिन वहाँ पे इनको एलिमिनेट करने में फ्रेंच ने यूएसए की उस टाइम पे हेल्प की थी। तो यूएसए में जब यूएसए आज़ाद हुआ, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखा। तो यहाँ से बर्थ होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो ब्रिटिश है वो इंडिया में 1600 के आसपास आए थे। बेसिक पर्पस उनका ट्रेड करना था, लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए, यहाँ की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, चेंज सिचुएशन को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करके टेरिटरी को इस्टेब्लिश करके वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे इंडियंस में भी जागृति आती गई, रिनाइंस आती गई, इंडियंस ने भी पढ़ना स्टार्ट किया, ब्रिटिश से एजुकेशन लेके उनसे ही सवाल करने स्टार्ट कर दिए, खास करके जो लॉ वगैरह पढ़ के। तो जो बेस है इसका वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली बन गया था कब? 26 नवंबर 1949। अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। बहुत सारे पेपरों में सीधा सीधा ये सवाल आता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन कब हमारा अडॉप्ट किया गया था, बन गया था, आप कह सकते हो, जिस पे साइन किए थे। लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक कारण है, बिकॉज जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है। एक सब्जेक्ट नहीं आप पढ़ रहे होते, बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में लिंक होते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे अपने आप को खुद ही आज़ाद डिक्लेयर करके मना लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसी दिन को फिर से इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, तो 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। जब इसको लागू किया गया, इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स या 8 शेड्यूल थे, और ये करते करते दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लास्ट में हमने देखा था कि काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को कि मोस्टली बोरोड है, लेकिन हमने वही चीज़ें बोरो की जो हमें, जिनकी हमें ज़रूरत थी। जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी उनको हमने बोरो नहीं किया। अब थोड़े थोड़े एक्ट्स को देख लेते हैं क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहली चीज़ आपने ये इंपॉर्टेंट याद रख लेनी है, किस कमेटी के बेस पे इसको किया गया था। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड नॉर्थ, उसकी कमेटी थी, ठीक है। इसको गवर्नेंस कह लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंडिया में जो स्टार्ट हुई।
इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको नॉमिनेट किया गया गवर्नर जनरल। जितनी भी 3 प्रेसिडेंसी थी यानी कि छोटे एरिया कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास का वार्नर जिनको पहला गवर्नर जनरल था जो इसको हेड बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया एक नया कलकत्ता में, ठीक है। और गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, किसके साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से एक पहला सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ जहाँ पे कानून के अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टार्ट किया जाएगा। फिर आया जी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी कुछ चेंजेस थे, पिछले वाले एक्ट के ही मॉडिफिकेशन था। एक 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसमें रखा गया, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा ही चलाया जाएगा। इसके पास पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ट्रेड एंड कमर्स रिलेटेड इश्यूज़ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, यानी कि ट्रेड को और गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया गया। जो स्टेट्स हैं यानी कि प्रोविंसेस हैं, छोटे एरिया, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को मारना पड़ेगा। गवर्नर जनरल को ही सारी पावर दे दी गई कि वही सब कुछ करेगा। चार्टर एक्ट आया 1773 93, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी पिछली वाली चीज़ों का ही सारा था। इसमें एक चीज़ आप कह सकते हो कि जो सैलरीज थी इनकी वो इंडियन रेवेन्यू से दी गई। इसका भी आगे जाके विरोध होगा भी। इंडिया का जो पैसा है ब्रिटिश आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर भेज रहे हैं। 1813 का चार्टर एक्ट ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी कि इसका मतलब है कि अब दूसरी कंपनीज भी आके इंडिया में ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की पावर्स को इनलार्ज किया गया और बढ़ा दिया गया, और इन सभी का कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में दे दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरिटीज़ को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आकर अपना रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि इंडिया में ये अपना रिलीजन भी स्प्रेड कर सकें। उनको 1 लाख रुपए सेपरेट भी उन्होंने दिए थे। लोकल बॉडीज़ को और ज़रा पावर दी गई कि वो अपने टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। 1833 का जो एक्ट है, आगे आप देखोगे 33 का एक्ट है, इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, और वो पूरे के पूरे जितने भी इंडिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अपना कानून बना सकता था। एक सिंगल बजट पूरी कंट्री का तैयार किया गया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बहुत ज़्यादा कम करके छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के तौर पे रहेगी, सारी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में चलेगी। फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम दिया गया, और उसकी काउंसिल को नाम दिया गया इंडियन काउंसिल। फिर आया चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। 1857 से पहले शी एक्ट आया, 1857 के बाद में शी एक्ट आया। ये लास्ट चार्टर एक्ट था, इसको ऐसे याद कर सकते हो। और ये किसके नाम पे था, इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। इसमें जो गवर्नर है बंगाल का उसको सेपरेट अपॉइंट कर दिया गया, और फिर से जो स्टेट्स की पावर है उनको फिर से क्या किया गया, इंक्रीज़ किया गया। तो कई बार इंक्रीज़ किया गया, कई बार ही डिक्रीज़ किया गया। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किए गए, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे आज के बाद जो कंपनीज़ वगैरह में रिक्रूट होंगे, जो आज की डेट में भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देखते हो, या मेरिट के बेस पे हम उनको सेलेक्ट करें। और ये कह दिया गया कि किसी भी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और सारी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ही उन्होंने एक्शन लिया और चीज़ों को डिक्रीज़ किया। वो पहले से ही इनके दिमाग में था कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल अब ख़त्म हो गया है, इसको एलिमिनेट कर देंगे और बाकी पावर अपने हाथ में ले लेंगे। उसके बाद अगर देखोगे 1857 के बाद जो अगले इम्पॉर्टेंट है, इमीडिएटली आफ्टर 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857 फिर कभी लेक्चर में करेंगे। वैसे मैंने डाले भी ये वीडियो, लेकिन वो थोड़ी पंजाबी पार्ट में है, हिंदी में भी डाल देंगे। तो उसमें मोटा मोटा यही है कि जितना रिवोल्ट हुआ था, ब्रिटिश लोग थोड़े सियाने थे, इन्होंने कहा कि जो जो इनसे गलती हुई थी, ज़्यादा मेन कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो पहली चीज़ इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ही कैंसिल कर दी कि आज के बाद हम इनको नहीं करेंगे, ठीक है। और सारी पावर इंडिया से ख़त्म करके ब्रिटिश में एक पोस्ट क्रिएट की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसके हाथ में दे दी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे किसको देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 1861 में भी आप कह सकते हो जितनी भी हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, जितनी भी धाराएँ वगैरह कहते हो आप, वो सारी इसी एक्ट के दौरान ही हमें मिली हैं। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ओनली, सिर्फ एक ही
अचीवमेंट थी जो किन के अंडर की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885। इसमें कुछ बंदों को ऐड करवाया गया था, किसमें, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसमें दाखिल करवाया गया था। इनको राइट मिल गया था कि ये डिस्कस कर सकते हैं बजट को, लेकिन उसके ऊपर वोट वगैरह नहीं पा सकते। उसके बाद आया मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909। मॉर्ले था उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो था उस समय का वाइसराय। दोनों के पहले पहले नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया। इसमें जो सीट्स हैं थोड़ी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बढ़ा के 16 से 60 कर दी गई, ठीक है। और इसके अलावा एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया कि इलेक्शंस वगैरह भी इंट्रोड्यूस होंगी, लेकिन मेजॉरिटी ब्रिटिश के हाथ में रही, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों को जो इंडियंस है वो डिस्कस कर सकते थे, जैसे बजट वगैरह, लेकिन जो मेजर चीज़ें सी आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर, ये उनके हाथ में रहा ब्रिटिश के। 18 अगला इंपॉर्टेंट है 1919 का एक्ट मॉन्टे एक्ट, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम है। पहला बंदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दूसरा बंदा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके नाम पे ही एक्ट रखा गया। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है डीआरची सिस्टम। डीआरची का मतलब है दोहरी व्यवस्था, ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया रिजर्व और ट्रांसफर में। रिजर्व सब्जेक्ट से जो ब्रिटिश के हाथ में रहेंगे, ट्रांसफर वो थे तो इंडियन के हाथ में रहेंगे, लेकिन किसी भी समय इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। या आप डिटेल में पढ़ सकते हो क्या क्या है, मोटा मोटा यही है सारा। इसमें भी आगे जाके फिर जो लोअर हाउस लोकसभा जो है हमारा, उसकी गिनती इंक्रीज कर दी गई, 144 मेंबर कर दिए गए, जिसमें 104 इलेक्टेड थे। अपर हाउस जो राज्यसभा है उसकी गिनती 60 कर दी गई और 34 बंदे इसमें इलेक्टेड थे। इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम को बाईकैमरल कर दिया गया पहली बार। बाईकैमरल का मतलब इंडिया में दो हाउस होंगे, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा ये लोअर हाउस है, राज्यसभा जो अपर हाउस है। लोकसभा आपको पता ही रिसेंटली इसकी इलेक्शन होने जा रही है, 7 फेजेज में इलेक्शन होगी। अप्रैल में स्टार्ट होगी, जून में जाके ये ख़त्म होगी 1 जून को, और 4 जून को रिजल्ट आएगा इसका पूरा इलेक्शन का। फिर इंडिया में साइमन कमीशन आया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डीआरची सिस्टम मशीनरी चेक करने आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। इसके थ्रू ही आप इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन का 90% पार्ट सीधा इससे ही लिया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आप देख सकते हो, एक पढ़ सकते हो। जितनी भी चीज़ें आज की कॉन्स्टिट्यूशन में सारी इसमें ही ड्राइव की गई हैं। इसके अलावा जो फिर हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है वो हम नहीं करेंगे। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन को थोड़ा सा समय लेते हैं कि इसके बाद ही बेसिकली डिसाइड किया गया था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया में जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता उसको उस वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के बनाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप कह सकते हो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी थी, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना के तैयार कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949, और बाद में 26 जनवरी को इसको 1950 को इसको लागू कर दिया था, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो for more informative videos like this. Do subscribe and like, comment, share. Thank you very much.